नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 18 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी के समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के एक प्रमुख तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। लोकायुक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ध्यान रखें, जब हम लोकायुक्त की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से भारत में केंद्र के स्तर पर जो संस्था होती है जो अलग अलग भ्रष्टाचार की एक तरह से जांच कर सकती है, वो लोकपाल है। जबकि हम राज्यों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर प्रमुख रूप से लोकायुक्त की एक तरह से नियुक्ति होती है। और भारत में 2013 का जो कानून था उसके माध्यम से अगर हम देखें तो लोकायुक्त और लोकपाल की स्थितियां भारत में बनी। हम पहले कथन को देखते हैं। इस संस्था की स्थापना सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई थी। तो आप ध्यान रखें, इस तरह की संस्था की स्थापना का जो पहला मामला है वो एक तरह से महाराष्ट्र के साथ संबंधित है, न कि राजस्थान के साथ। और 1971 के कानून के माध्यम से महाराष्ट्र में इस तरह के लोकायुक्त की जो पहली नियुक्ति की गई थी, अगर हम किसी भी राज्य की बात करते हैं। इस आधार पर पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित है। लोकायुक्त के संदर्भ में आप देखें तो कई राज्यों में उनकी न्यायिक योग्यता का आधार रखा गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की, तो लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता का आधार नहीं है। इस आधार पर आप देखें तो दूसरा कथन भी असत्य है। तीसरा, अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकते हैं। तो इस आधार पर तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है। तीसरा केवल सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, साथ साथ उनके बेटे और बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीवाई विजेंद्र के खिलाफ एक तरह से एफआईआर की स्थितियां बनती हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह है। पहला कथन हम देखते हैं। इस अनुसूची में शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, जब हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 1951 में एक तरह से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया एक संशोधन के माध्यम से। और प्रमुख रूप से प्रक्रिया ये थी कि जो भी एक तरह से अलग अलग सुधार किए जा रहे हैं, खासतौर से अगर हम बात करें भूमि, जो भी सुधार भारत में किए जा रहे थे, उनको एक तरह से एक कानूनी संरक्षण देने के लिए इस अनुसूची का एक तरह से निर्माण किया गया। आगे की प्रक्रियाओं में हम देखें तो तमिलनाडु में आरक्षण जो 50% से ज़्यादा है उसका कानून भी इसमें एक तरह से शामिल है, जिसे किसी भी तरह के न्यायिक जांच से एक तरह से अलग रखा गया है। लेकिन आगे चलकर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 1973 में केशवानंद भारती का जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब हम किसी भी तरह के न्यायिक जांच की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू प्रमुख रूप से एक हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है और उसको कभी भी एक तरह से रद्द नहीं किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया को आप देखें तो आगे चलकर 2007 में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो 9वीं अनुसूची के साथ ही जुड़े मामले के आधार पर जो आईआर कोल्हो का निर्णय आया, तो आईआर कोल्हो का जो निर्णय एक तरह से था, वहाँ पर भी प्रमुख रूप से ये कहा गया कि जो भी आधारभूत ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो इस आधार पर आप देखें जो पहला कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। दूसरा, यहाँ तक कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कानून भी जांच के लिए खुले होंगे यदि वे मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, चाहे केशवानंद भारती का निर्णय हो या 2007 का कोल्हो निर्णय हो, वहाँ पर प्रमुख रूप से 9वीं अनुसूची के जो अलग अलग कानून हो उनके जांच के दायरे में एक तरह से लाया गया है अगर वो मौलिक अधिकार और संविधान की मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन करते हैं। इस आधार पर दूसरा कथन सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों को 10% अलग से आरक्षण का एक कोटा दिया जा रहा है और इसके संदर्भ में वहाँ की सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार एक तरह से इसकी अनुमति दे सकती है। वहाँ पर सरकार का ये कहना है कि अगर हम 50% एक सीमा की बात करें तो वो एक तरह से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में भी अगर हम देखें तो 69% जो रिजर्वेशन है वो एक तरह से लागू है। तो 50% का जो नियम है उसको एक तरह से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये तमिलनाडु के केस में हो चुका है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो तेलंगाना में आरक्षण को लेकर ये विवाद की स्थितियां बन रही हैं।
आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको घाटी यानी वैली दी गई है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं जो इनके साथ संबंधित हैं। आपको देखना है कौन से मिलान सही हैं। अगर हम बेताब घाटी की बात करें तो यह प्रमुख रूप से पहलगाम जम्मू कश्मीर के भाग में है, तो इसीलिए उत्तराखंड से मिलान गलत है। दूसरा, अगर हम लिद्दर घाटी की बात करें तो लिद्दर नदी के साथ ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, न कि सिक्किम से। इस आधार पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तीसरा, पहलगाम जम्मू कश्मीर सही है। स्पीति घाटी भी हिमाचल प्रदेश के साथ में सही है। इस आधार पर तीसरा और चौथा जो मिलान है वो सत्य है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल 2 युग्म सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि कश्मीर में फ्लाई फिशिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है लिद्दर रिवर में, और इसे जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा प्रमुख रूप से पहलगाम में आयोजित किया गया है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। समुद्री खीरे या सी कुकुम्बर एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं, उनके संदर्भ में समुद्री खीरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। पहला, ये समुद्री अकशेरुकी हैं जो केवल खारे पानी में पाए जाते हैं। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, भारत में इस जीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, ब्राउन सी कुकुम्बर को IUCN द्वारा संकटग्रस्त एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हम ध्यान रखें, जब हम ब्राउन सी कुकुम्बर की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है वहाँ पर अगर हम देखें तो अंतिम रूप में 2010 में इसका जब सर्वेक्षण किया गया था तो इसको एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त एक प्रजाति के रूप में नामांकित किया गया था। तो इस रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि समुद्री जीवों की जो अवैध रूप में तस्करी हो रही है उसके मामलों में प्रमुख रूप से अगर हम देखें कि समुद्री जो खीरे हैं यानी सी कुकुम्बर की बात करें, उन्हें सबसे बड़ी मात्रा में एक तरह से अवैध रूप में उनका व्यापार किया जा रहा है और तमिलनाडु में इसके सबसे ज़्यादा एक तरह से मामले पकड़े गए हैं। यानी इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, अन्यथा इनकी संकटग्रस्त जो स्थिति है वो एक तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम UPSC के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दिया जा रहा है। प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर और पर्वत। शिखर अगर हम बात करें नामचा बारवा, गढ़वाल हिमालय की बात करें, प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में है, इसीलिए अगर हम इसे जोड़ते हैं गढ़वाल हिमालय से जो उत्तराखंड में है तो यहाँ पर आपका कथन गलत हो जाता है। दूसरा, नंदा देवी शिखर की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से चमोली जिले में है जो एक तरह से गढ़वाल हिमालय का भाग है, लेकिन कुमाऊं हिमालय से लगता हुआ क्षेत्र है, इसीलिए कुमाऊं हिमालय के साथ में इसका जो मिलान है वो सत्य है। तीसरा, नौक्रेक, अगर हम नौक्रेक शिखर की बात करें तो यह प्रमुख रूप से मेघालय राज्य में स्थित है और खासी पहाड़ियों में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से ये चोटी है, तो यहाँ पर इसका मिलान किया गया सिक्किम हिमालय के साथ, तो ये गलत है। ये प्रमुख रूप से मेघालय में स्थित है। इस आधार पर अगर हम देखें तो केवल दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो ये अगर हम देखें तो समुद्र में प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से गार्बेज या कूड़ा एक तरह से पड़ा हुआ है उसका एक बड़ा भाग है, जिसे अगर हम देखें तो उत्तरी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये विस्तारित है। इसी को ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से जाना जाता है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो इसके 2 सबसे बड़े क्षेत्र हैं, वो जापान से लगते हुए भाग में और साथ साथ अमेरिका के अगर हम कैलिफोर्निया तट की बात करें तो वहाँ से लगते हुए क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भाग में ये जो गार्बेज या जो कूड़े का भाग है वो एक तरह से इकट्ठा है। इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि प्लास्टिक की जो मात्रा है वो काफ़ी बड़ी है। जितना भी यहाँ पर कूड़ा एक तरह से इकट्ठा है उसमें 70% एक तरह से माना जाता है कि अंतिम रूप में ये समुद्र की एक तरह से जो तल है वहाँ पर जाकर इकट्ठा होगा, यानी आगे चलकर ये बड़े पैमाने पर एक तरह से यहाँ पर प्रदूषण की स्थितियों को बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ हम ध्यान रखें कि इस तरह का प्रमुख रूप से जो कचरा है उसका 80% जो भाग है वो एक तरह से स्थल भागों से आता है। जैसे यहाँ पर आंकड़ा अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि जो भी ये यहाँ पर कचरा है इसमें प्रमुख रूप से जब भी हम किसी भी तरह से मछली पकड़ने की बात करते हैं तो मछली पकड़ने के लिए जो भी अलग अलग उपकरण उपयोग किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो जाल हैं, उनके बचे हुए जो अवशेष हैं वो सबसे बड़ी मात्रा में एक तरह से इसमें पड़े हुए हैं। जितना भी कचरा आ रहा है उसका अगर हम 80% भाग देखें तो वो एक तरह से स्थल भागों से आ रहा है, प्लास्टिक के रूप में या अन्य रूप में,
और 20% जो है वो एक तरह से नावों के माध्यम से, जो भी वहाँ पर मछली पालन या परिवहन के लिए उपयोग की जा रही हैं उनके माध्यम से छोड़ा जाता है। तो स्थल भाग प्रमुख रूप से समुद्री क्षेत्रों में इस कचरे के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा जो कचरा इकट्ठा है वो एक तरह से जापान के तटीय भागों में, और साथ साथ अगर हम अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के भागों की बात करें तो वहाँ पर इकट्ठा है। तो ये प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो एक सर्कुलर यानी चक्रीय रूप में गति करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक समुद्री जलधारा है जो नीचे की तरफ बहती है, जिसको हम प्रमुख रूप से कहते हैं कैलिफोर्निया जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा है। तो ये जो ठंडी जलधारा है उसके माध्यम से आप देखें कचरे का भाग नीचे मैक्सिको के तट के भागों की तरफ जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें तो एक और जलधारा है जो एक तरह से, अगर हम यहाँ पर प्रमुख रूप से दिशा देखें तो ये अमेरिका से जापान की तरफ यानी प्रमुख रूप से पूरब से पश्चिम की तरफ एक तरह से प्रवाहित होती है। यानी अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों से पश्चिमी भागों की ओर बहती है, जिसको हम उत्तरी विषुवतरेखीय समुद्री जलधारा कहते हैं। ये कचरे को जापान के तट तक लाती है। और यहीं पर अगर हम देखें तो एक और समुद्री जलधारा है कुरोशियो, जिसके माध्यम से ये समुद्री जो कचरा है वो ऊपरी भागों में पहुंचता है। और यहाँ से पुनः अगर हम देखें तो ये एक तरह से जो प्रशांत महासागर का पूरी भाग है वहां तक पहुंचता है। तो इस रूप में कचरे का जो बड़ा भाग है वो एक तरह के कह सकते हैं पूरे एक पानी का जो घूमता चक्र है उसमें घूम रहा होता है। लेकिन मध्य भाग की अगर हम बात करें तो ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि एक तरह से शांत है, और यहीं पर प्रमुख रूप से कचरे का जो भाग है वो एक तरह से इकट्ठा है। इस समुद्री कचरे के माध्यम से अगर हम देखें तो जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, प्लास्टिक के जो भाग हैं वो एक तरह से छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, और उस आधार पर आप देखें ये माइक्रो प्लास्टिक का एक तरह से रूप ले लेते हैं। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक का भाग है ये जब एक तरह से जीव जंतुओं के द्वारा, जैसे अगर हम मछलियों की बात करें, वो भोजन में प्राप्त करते हैं और ये खाद्य श्रृंखला में आगे हमारे पास पहुंचता है और हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी तरीके से अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो माना जाता है कि जो ये प्लास्टिक यहाँ पर इकट्ठा है इसके माध्यम से सूर्य का जो प्रकाश है वो समुद्र के निचले भागों में नहीं जाता है। और इस आधार पर जो भी एक तरह से यहाँ पर शैवाल हैं, या अगर हम बात करते हैं प्लैंकटन की, तो ये प्रमुख रूप से उनके निर्माण की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हैं। क्योंकि अगर हम शैवाल या प्लैंकटन की बात करें तो ये समुद्री भाग में प्रमुख रूप से भोजन के निर्माता हैं। अगर इनको प्रमुख रूप से सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा तो भोजन निर्माण की प्रक्रियाएं कमजोर होंगी और पूरी समुद्र में जो खाद्य श्रृंखला है उस पर नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो भी बड़े कचरे के भाग हैं उनमें बड़े जो समुद्री जीव हैं, जैसे अगर हम सील की बात करें या अन्य प्रकार के जो समुद्री स्तनधारी हैं, उनका जीवन भी एक तरह से फंसने के बाद खतरे में रहता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर का ये जो कचरा है, जिसके लिए प्रमुख रूप से मानव उत्तरदायी है और स्थल भाग में जो गतिविधियां हैं वो उत्तरदायी हैं, साथ साथ समुद्रों में जो भी मछली पकड़ने या अन्य प्रकार के कार्य हैं उनको भी उत्तरदायी माना जा रहा है। इन क्रियाओं को अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो समुद्र, जो प्रमुख रूप से एक खाद्य श्रृंखला का बड़ा भाग है, वहां पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह हमारा 18 सितंबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।